नमस्कार, मैं अमीर रजानी। आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जो बापू कुटी के नाम से जानी जाती है, सेवाग्राम आश्रम के नाम से जानी जाती है। इस जगह का महत्व ये है कि भारत की उम्मीद की किरण यहाँ से फूटी थी आज़ादी के समय, और गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन से लेके कई आंदोलन की रूपरेखा भी इसी जगह पे बनी थी। और उस दौर से लेके आज तक जो भी आज के हालात में अगर आप उस दोनों को मिलाए तो हमें लगता है कि इस बारे में हमने भी कुछ बात करनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि आज हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी जी खुद यहाँ हमारे साथ हाजिर है। हम इनसे कुछ बात की चर्चा करेंगे, कुछ बात पूछेंगे, कुछ सवालात पूछेंगे। ऐसी जगह बैठ के हम इन सवाल पूछेंगे जो हमारी इस गांधीवादी दृष्टि को एक अहम दिशा दे। तो नमस्कार पुनियानी जी। नमस्कार अमीर भाई। आज आप बहुत हमारी खुशी की बात है कि आप ऐसी जगह हाजिर हो। मैंने अभी बयां किया भी है कि ये जगह की पवित्रता की क्या वजूद है ना। तो पुनिया जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उसमें सत्ता के द्वारा जो भी झूठ फैलाया जाता है उसके खिलाफ बोलना तो बहुत ही साहस का काम है, आप जानते हैं है ना। और लगातार आप बिना डरे लिख भी रहे और बोल भी रहे। आपको भी सांप्रदायिक ताकतों के तरफ से कुछ ऐसी धमकियाँ मिलती होंगी शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि महाराष्ट्र में ही गोविंद पानसरे और दाभोलकर जैसे संवैधानिक के सच्चे सैनिकों को भी मार डाला गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, पहले तो अमीर भाई आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी उदारता से मेरे बारे में शब्द कहे हैं। और मैं भी महात्मा गांधी को नमन करता हूँ कि जिनके सिद्धांतों के आधार पे आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया और जिनकी स्मृति में ये पवित्र जगह है हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, आज़ादी के आंदोलन के लिए, संविधान के लिए। अब जहाँ तक आज की परिस्थिति का सवाल है, आप जानते हैं कि देश में नफ़रत का एक माहौल फैलाया जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, बहुत ख़तरनाक तरीके से फैलाया जा रहा है। और ये इसमें पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ संगठन लगे हुए हैं। अब इसके ख़िलाफ़ गांधी के रास्ते पर चलकर तो हम केवल सच्चाई का ही बयान कर सकते हैं। और ये सच्चाई का बयान करने का जो छोटा मोटा प्रयास मैं कर रहा हूँ, वो प्रयास में कई रुकावटें तो आती हैं। पहली बात तो हमारा काम बहुत सिस्टमेटिक नहीं है कि वो पूरे देश में हमारी आवाज़ पहुँच सके। और जितना भी प्रयास है उसमें छोटी मोटी कोशिशों में कई लोगों से संपर्क आता है, कई कार्यशालाएं होती हैं। अब जहाँ तक धमकियों का सवाल है कि ये परिणाम, बीच में मुझे ईमेल पर बहुत ख़राब धमकियाँ आती थी और टेलीफ़ोन पर भी आती थी। तो उसके कारण मैंने एक बार पुलिस को शिकायत की थी और मुझे करीब 2 साल के लिए पुलिस सिक्योरिटी मिली। पर मुझे लगता है कि सच बोलना तो जारी रखना चाहिए, क्योंकि सच बोलना इस संदर्भ में कई लोगों को प्रेरणा देता होगा। और जो आंदोलन है धर्मनिरपेक्षता के लिए, सेकुलरिज़म और सोशलिज़म और हमारे संविधान के मूल्यों के लिए, उसको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा सहारा मिलता होगा, उसको कोई मजबूती मिलती होगी। उसके कारण मुझे एक प्रतिबद्धता लगती है कि इन मूल्यों के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है और उसके चलते मैं इस काम को करते रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि यही बात कहते हुए गांधी जी को भी गोली मारी गई। आप इतनी साहस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये कि सारा देश के जितने भी युवा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आपके बारे में चर्चा होती है, वो तो आपके साथ है, वही आपका धैर्य बढ़ाते हैं। जी, है ना। हम तो ये मानेंगे बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे, जितने भी चैनलों पे आपके ये जो इंटरव्यू सुने जाते हैं उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है समाज पे, इसमें कोई शक नहीं। पुनियानी जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, सांप्रदायिकता के खतरे को आप किस तरह की नज़र से देखते हैं? और 2014 के बाद देश का जो माहौल बदला है उसमें आप किस रूप से उसे देखते हैं? देखिए, ये 2014 के बाद तो हमारी जो लोकतांत्रिक आज़ादी है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। और 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेल दिया गया है और आदिवासी, महिला, मज़दूर, इनकी हालत भी बहुत ख़राब है। पर इसमें के पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि वैसे देश का माहौल बदलने का जो तरीका चालू हुआ
वो तो 1992 के बाद ही चालू हुआ, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मुंबई में दंगे हुए, सूरत में दंगे हुए, भोपाल में दंगे हुए, और फिर उसके बाद 2002 में गुजरात में भीषण कत्लेआम हुआ। तो इससे जो मुस्लिम समाज है उसको एक हाशिए पे डाल दिया गया, दुय्यम दर्जे पे उसको ढकेलने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सांप्रदायिक ताकतें केवल भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम नहीं करती। इनके बहुत सारे सहयोगी संगठन हैं, इनका पितृ संगठन भी है, साथी संगठन भी हैं, जो अलग अलग तरीके से समाज में नफ़रत बोने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ से समाज के कई तबकों को अपने साथ जोड़ने का भी काम करते हैं, एक झूठे आश्वासन के आधार पे और सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे उनको जोड़ने का भी काम करते हैं। तो 2014 के बाद क्या हुआ, एक तरफ तो जब भाजपा सत्ता में आई तो उसके सहयोगी संगठनों के लिए सरकारी यंत्रणा के पूरे रास्ते खुल गए। उसके चलते उन्होंने पूरे परिवर्तन करना चालू किया। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें इनकी घुसपैठ हो गई। वो भी निष्पक्षता को छोड़कर एक दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने लग गए। उसमें ईडी हो, फिर आईटी हो या सीबीआई हो, एक ये है। हमारा इलेक्शन कमीशन पे भी उसका प्रभाव पड़ा। जी। तीसरा आप देखिए तो हमारे शिक्षा क्षेत्र में, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी भयंकर परिवर्तन लाया गया, और जो यहाँ के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें योग्यता के बदले उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को ज़्यादा ख्याल रखा गया, जिसके कारण हमारी शिक्षा पद्धति पर बहुत आघात हुआ। और पूरा जो मैं कहूँगा कि एक प्रकार से जो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, उसके बदले श्रद्धा के आधार पे खुद की महानता के गुणगान करना, जिसमें कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं है। सभी देश महान होते हैं, हमारी सभ्यता में भी बहुत कुछ महान है, पर केवल उसके कुछ पहलुओं को लेकर एक चित्र खड़ा किया जा रहा है, जिससे झूठा आश्वासन भी है और एक राजनीति को उसके आधार पे मजबूत भी किया जा रहा है। तो 2014 के बाद तो मेरे ख्याल से वातावरण बहुत ख़राब हुआ है, और ये मैं केवल चुनावी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब में एक प्रकार की मिलावट, गिरावट और अशुद्धता आ गई है, जो भारतीय संविधान के मूल्यों के पूरी तौर से विरोध में है। हाँ पुनियानी जी, तीसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है, सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप के बारे में भी आप कुछ बताइए हमें। जी देखिए, सांप्रदायिकता जो है वो लोगों के मनों में विचार से शुरू होती है। तो इसका जो पहले इंटेंसिटी थी, डिग्री थी, इसका स्वरूप था, वो एक सौम्य था। अभी वो बहुत आक्रामक रूप लेते जा रहा है, और 2014 के बाद जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो बेखौफ होकर अपनी बातों को समाज पे लादने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी मामला हो, गाय का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो और सीए का मामला हो, इसमें सब जगह पे वो एक आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि भाई अब तो हम सत्ता में हैं तो हमें कौन रोकने वाला है, तो किसी प्रकार की चीज़ों भी करके वो निकल जाते हैं इसमें। चलिए, अब श्रोता तो हमारा एक यही प्रश्न आएगा, क्योंकि आपने अल्पसंख्यकों के बारे में काफ़ी लिखा है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि मैं भी ये सवाल आपसे पूछूं। इस देश के मुसलमानों के बारे में अब बार बार राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है, इन स्थितियों को बदलने की कोई उम्मीद आपको नज़र आती है? जी देखिए, ये मुसलमानों के बारे में जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है मीडिया द्वारा, सांप्रदायिक संगठनों द्वारा, ये हमारे संविधान के विरोध में है, संविधान के विरोध में। और एक अच्छी बात हुई है कि अभी बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी विचारधाराएं जो संविधान में मानती हैं, दिल से मानती हैं, वो अभी साथ साथ आकर एक फिर से अपनी उस रास्ते पर लाना चाहती हैं देश को, जिस रास्ते ने देश को आज़ाद कराया। जी। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे ख़ास तौर से पिछले 2 सालों में माहौल बदल रहा है, और ये माहौल ऐसा बदल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें ये साथ में आने की कोशिश कर रही हैं, और इनके साथ में आने से निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को पीछे जाना पड़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, और यही हमें आगे देखना है।
2024 के चुनाव को आप भारत के भविष्य के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं? 2024 में जो इंडिया अलायंस बना है जी उसके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। हाँ है 3 मीटिंग्स बहुत अच्छी हुई। जी जी बिल्कुल। फिर भी क्योंकि ये पार्टियां बहुत दिनों से अलग अलग काम कर रही हैं तो उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ रुकावटें तो आएंगी। जी पर जैसे कि इसकी मुख्य पार्टी कांग्रेस ने लगातार कहा है कि हम साथ में आने के लिए किसी प्रकार का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। अगर इस रास्ते पे चले इंडिया अलायंस, मुझे लगता है बन जाएगा। अच्छा। और इंडिया अलायंस बन जाएगा और 2024 के चुनाव में इसको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद मुझे तो है। 2 कारणों से। एक तो ये भारत देश ये नफ़रत की राजनीति को स्वीकार नहीं करता जी बिल्कुल। और ये जो मोहब्बत की राजनीति है जो अभी इंडिया अलायंस जिसकी बात कर रहा है, ये हमारे नसों में है, हमारे डीएनए में है, तो उस कारण से इसकी उम्मीद बहुत है। और दूसरा, जो आर्थिक परिस्थिति ख़राब हुई है, बेरोज़गारी हुई है, जी, किसानों का हाल है, स्त्रियों पे अत्याचार है, दलितों पे अत्याचार, युवा भी परेशान है। युवा भी परेशान है, उसके कारण एक इस प्रकार के लोगों की भावना है कि हमें वापस जो दिन थे, अभी ये तो अच्छे दिन बोलते हैं इनको, तो वो पहले वाले दिन कम से कम वो आ जाएं और उसी रास्ते में फिर हम और भी अच्छी बातें कर सकते हैं, जिसमें संविधान के मूल्यों को ज़्यादा मजबूती से फॉलो करना। और गांधी जी ने जैसे कहा था, हमारी नीतियाँ ऐसी बने जो लाइन के आखिरी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए हों। अभी क्या हो रहा है, कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए नीतियाँ बन रही हैं, तो उसके छोड़कर अगर हम उस तरह पे जाएंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 2024 में सत्ता बदलती है तो वो रास्ते पर देश आएगा। युवाओं के लिए भी एक अच्छा समय आएगा, पूरे देश के लिए भी अच्छा समय आएगा और एक मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात पुनियानी जी। आखिरी में अंत में आपने एक सुनहरे भविष्य के लिए भी दिशा का एक अंदाज़ा लगाया है जो कामयाब हो। हम तो सभी आपसे आशा करते हैं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं में जा रहे हैं और फिर से उसी तरीके से 2024 में एक अच्छी आशा की किरण उगे भारत में, भारत का भविष्य उज्जवल हो, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन पुनियानी जी, फिर भी हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप इतने सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दूर दूर तक आप अपना एक काम को चलाते हैं और इसमें लोगों को भी तरफ से आपको बड़ा सहयोग मिलता है, लोग सुनते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसी तरीके से काम चलता रहे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का नमस्कार। धन्यवाद अमीर भाई।